हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकीपीडिया। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ उसी लेक्चर सीरीज़ पे जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है। जो हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कॉजेज़ ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, लाइक कुछ लैंड सेटलमेंट्स थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट की गई। सो मुझे लगा कि वो डिस्कस करना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। और आई एम श्योर कि एक बार आप लोग यहाँ से जब समझ लेंगे तो उसके बाद दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये लैंड सेटलमेंट्स। सो 3 लैंड सेटलमेंट्स बेसिकली हैं जो हमको पढ़नी है। पहली है परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरी है महलवारी सिस्टम एंड तीसरी है रेवतवारी सिस्टम। सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ बेसिक इनके जो बेसिक फीचर्स थे इन सेटलमेंट्स के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज़मींदारी सिस्टम के साथ। तो ज़मींदारी सिस्टम जो था, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं इसके बारे में कि ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था बंगाल वाले एरिया में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इस सिस्टम में ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स जो थी वो ज़मींदार से लेती थी। सो चलिए इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लेंगे उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो it was introduced as a result of permanent settlement act of 1793। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ज़मींदारी सिस्टम कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ। सो 1793 was the year when it was introduced under the governor generalship of लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, who introduced ज़मींदारी सिस्टम? लॉर्ड कॉर्नवालिस introduced ज़मींदारी सिस्टम in the year 1793 as a result of the permanent settlement एक्ट। सो पहली ही लाइन से आपके 3 क्वेश्चन निकल जाते हैं, ईयर भी, एक्ट भी और गवर्नर जनरल का नाम भी। देन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड बनारस। इन 4 प्रोविंसेस में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं बिकॉज पूछा जाता है एग्जाम में कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया ज़मींदारी सिस्टम वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। सो एक नाम कोई और दे दिया जाएगा, सो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे नहीं हुआ था, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हुआ था। देन इट रफली कवर्ड 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो भी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे उसका 19% एरिया जो था वो ज़मींदारी सिस्टम के अंडर था। अब इसमें इसके बेसिक फीचर क्या थे? एक्चुअली जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था दैट वाज तिनकथिया सिस्टम। तिनकथिया सिस्टम का मतलब क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स लेना है ज़मींदार से। अब ज़मींदार अपनी लैंड पे काम नहीं करता, वो आगे टेनेंट्स रखता है अपनी लैंड पे, यानी कि पेजेंट्स। सो ज़मींदार टैक्स कलेक्ट करेगा पेजेंट्स से। ज़मींदार जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा, यानी पीजेंट टैक्स देगा किसको? ज़मींदार को, और ज़मींदार आगे टैक्स देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। और टैक्स रेट जो था वो टोटली फिक्स्ड था। फिक्स्ड कितना? 10/11 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 89%। सो जितना भी टैक्स ज़मींदार पीजेंट से कलेक्ट करेगा उसका 89% वो किसको दे देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा, और बाकी रखेगा खुद के पास। सो ये जो सिस्टम था इसको उस टाइम कहा जाता था तिनकथिया सिस्टम। सो तिनकथिया सिस्टम प्रेवलेंट था बंगाल वाले एरिया में। सो तिनकथिया सिस्टम के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स कलेक्ट करती थी ज़मींदार से। जो अमाउंट ज़मींदार पे करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को अंडर तिनकथिया सिस्टम, उसको बोला जाता था पेशवाश। सो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, इन दी ब्रिटिश इंडिया व्हाट डज द वर्ड पेशवाश मीन्स? सो पेशवाश वो टैक्स था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ज़मींदार से कलेक्ट करती थी। और लैंड राइट्स मतलब ज़मीन के राइट किसको दिए जाते थे? ज़मींदार को दिए जाते। तो ज़मींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड एज लॉन्ग एज दे
पेड द रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलरली। सो जब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलरली पे कर रहे हैं तब तक ज़मींदार लैंड ऑनर रहेंगे। जब वो देना बंद कर देंगे तो वो लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद पेजेंट्स हैड नो लैंड राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों सिस्टम्स में आपको ये ध्यान रखना है कि ज़मींदारी सिस्टम वाज दी वन जिसमें जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स मतलब जो लैंड को टिल कर रहे हैं एक्चुअली में, उनके पास लैंड राइट्स नहीं थे, मतलब ज़मीन उनकी नहीं होती थी, वो किराए की लैंड पे काम करते थे। लैंड एक्चुअली बिलोंग टू दी ज़मींदार, ज़मींदार के पास थी लैंड। द अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट वॉज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द ज़मींदार। सो मतलब क्या है इसका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिक्स्ड रेवेन्यू लेना है ज़मींदार से, दैट इज़ 89% ऑफ द टैक्स जो ज़मींदार ने कलेक्ट किया। अब ज़मींदार ने जो पीजेंट से कलेक्ट करना उसके ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं थी, वो जितना चाहे वो पीजेंट से कलेक्ट कर सकता था। सो द ज़मीन कितना टैक्स ज़मींदार कलेक्ट करेगा दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द ज़मींदार। जितना भी वो कलेक्ट करेगा उसका 89% वो ब्रिटिशर्स को दे देगा। Then the amount of revenue that the zamindar had to pay to the company was firmly fixed and would not be raised under any circumstances. So ये फिक्स्ड रेवेन्यू कंपनी को पे करना उसने, अगर फसल हो तो भी, फसल नहीं हो तो भी, जितना भी टैक्स ज़मींदार कलेक्ट कर रहा है उसका 89% उसको कंपनी को देना ही देना, और ये चेंज नहीं हो सकता, ना तो इसको बढ़ाया जा सकता और ना इसको कम किया जा सकता। एंड कितनी देर के लिए नहीं किया जा सकता? 10 साल के लिए, क्योंकि अग्रीमेंट कितनी देर का होना था? 10 साल का एग्रीमेंट होता था एक टाइम पे, और उसके बाद उसको रिन्यू किया जाता था। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि ज़मींदारी राइट्स जो थे वो हेरिडिटरी थे, मतलब ज़मींदार की जितनी लैंड है उसको आगे कौन लेगा? ज़मींदार का बेटा लेगा, मतलब हेरिडिटरी लैंड राइट्स जो है वो चलते रहेंगे। सो दिस वॉज अबाउट ज़मींदारी सिस्टम। अब हम बात करते हैं महलवारी सिस्टम की। सो महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हॉल्ट मैकेंजी ने 1833 में अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ विलियम बेंटिक। सो 3 क्वेश्चन यहाँ से, हु इंट्रोड्यूस्ड हॉल्ट मैकेंजी, इन विच ईयर 1833, एंड हु वाज द गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक वाज द गवर्नर जनरल। कहाँ कहाँ करवाया? सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, आगरा, पंजाब, अवध एंड गैंगेटिक वैली। सो इन सब एरियाज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इट कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 29% ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। सो 29% एरिया महलवारी सिस्टम के अंडर था। अब इस सिस्टम का बेसिक क्या था कि इस सिस्टम में टैक्स एक ज़मींदार या एक आदमी से कलेक्ट नहीं किया जाएगा, पूरे विलेज से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आपने मूवी देखी होगी लगान। सो लगान में बेसिकली क्या था कि पूरा का पूरा गांव टैक्स पे करता था। सो कोई एक आदमी टैक्स पे नहीं कर रहा। सो गांव में जितनी भी प्रोडक्शन होगी उस सारे को इकट्ठा किया जाएगा और उसका कुछ परसेंटेज ब्रिटिशर्स को दे दिया जाएगा। वो जो गाँव था उसको क्या कंसीडर किया जाता था? महल। अब अगर छोटा गाँव है तो बड़े सारे गाँव को मिला के एक महल बनाया जाता था, और अगर बहुत बड़ा गाँव है तो एक गाँव कुड बी वन महल। सो अंडर दिस सिस्टम द बेसिक यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज महल. It could be one village in case of a very big village, and in case of small village it could be a group of villages. As the village lands belonged jointly to the village community, the responsibility of paying the revenue rested with the entire mahal or the village community. So क्योंकि विलेज जो था वो सबका कलेक्टिवली ओन करते थे विलेज को, सो जो टैक्स पे करना है वो भी सबने कलेक्टिवली करना है, मतलब कि पूरी विलेज कम्युनिटी टैक्स पे करेगी. सो द एंटायर लैंड ऑफ द विलेज वॉज मेजर्ड एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग द रेवेन्यू. सो रेवेन्यू जब लेना है, जब रेवेन्यू रेट फिक्स करना है, तो एक एक की लैंड को मेजर नहीं किया जाता था, बल्कि पूरे के पूरे विलेज को मेजर किया जाता था और वहाँ से उसकी एवरेज निकाल के टैक्स जो है वो रेट फिक्स किया जाता था. बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑनरशिप राइट्स वर वेस्टेड विद द पीजेंट्स, कि लैंड जो थी वो पीजेंट्स की थी. पहले में क्या था, ज़मींदारी सिस्टम में लैंड टिल कोई कर रहा और टैक्स कोई पे कर रहा, लैंड राइट्स किसी के पास है.
बट यहाँ पे जो आदमी टैक्स पे कर रहा है लैंड उसी की है। माने इफ़ देयर आर 4 पीपल इन अ विलेज, सो 4 लोगों में लैंड डिवाइडेड है, बट अब उनने इंडिविजुअली टैक्स पे नहीं करना, जितनी भी प्रोडक्शन होगी उन्होंने इकट्ठी करनी है और उनमें से कलेक्टिवली टैक्स पे करना है। सो लैंड राइट जो थे वो क्या थे, इंडिविजुअल थे, जबकि टैक्स पेइंग जो था वो कलेक्टिव था महलवारी सिस्टम में। आगे चलते हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई महलवारी सिस्टम में, मिडल मैन, इट एलिमिनेटेड द मिडल मैन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द विलेज कम्युनिटी। सो जैसे पहले ज़मींदार वॉज एक्टिंग एज अ मिडल मैन बिटवीन द पेजेंट्स जो एक्चुअली टिल कर रहे हैं और कलेक्टर्स यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच में ज़मींदार वर एक्टिंग एज मिडल मैन, बट इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली विलेज से कलेक्ट करती थी टैक्स। सो जो मिडल मैन था वो एलिमिनेट हो चुका था। उसके बाद द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज मोर देन 50%। सो रेवेन्यू का रेट कितना था, 50% से ज़्यादा, मतलब जितनी प्रोडक्शन हुई है उसका 50% या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। सो आई होप आपको महलवारी सिस्टम भी क्लियर है। अब बात करते हैं रेवतवारी सिस्टम की। सो रेवतवारी सिस्टम की इंट्रोडक्शन करवाई 1820 में थॉमस मुनरो ने अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स इन मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी जो आज का आपका चेन्नई, केरला और कर्नाटक वाला जो मेन एरिया, चेन्नई और आंध्र प्रदेश वाला जो मेन एरिया है उसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। सो 1820 में थॉमस मुनरो ने करवाया रेवतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस। लेटर इट वॉज एक्सटेंडेड टू बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ असम एंड कूर्ग। कूर्ग इज इन कर्नाटक। सो इन एरियाज़ में भी इनको इंट्रोड्यूस एक्सटेंड किया गया। यहाँ पे भी अब क्या था कि पीजेंट्स के पास लैंड राइट थे। लैंड राइट मतलब लैंड किसकी है, पेजेंट की है, और कोई मिडल मैन नहीं है। ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करना है पेजेंट से। पीजेंट्स को बोला जाता था वहाँ पे रियोत्स, इसलिए इसका नाम पड़ा रेवतवारी सिस्टम। और जब तक पीजेंट जो है वो टैक्स दे रहा है उसको उसकी लैंड से हटाया नहीं जा सकता, मतलब जब वो टैक्स पे करना बंद कर देगा तो उसको उसकी लैंड से हटा दिया जाएगा। द रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ द सॉइल। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि लैंड एरिया के बेसिस पे टैक्स का रेट डिसाइड नहीं किया जाता था, बट कि सॉइल की पोटेंशियल पे डिसाइड किया जाता था। मतलब कि सॉइल कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कितनी ज़्यादा फर्टाइल है। माने इफ़ वी हैव 10 कनाल ऑफ लैंड, सो पहले सिस्टम में क्या होता था कि इस 10 कनाल के अकॉर्डिंग जो है टैक्स रेट फिक्स किया जाता था। बट रेवतवारी सिस्टम में 10 कनाल लैंड है, बट इसकी जो सॉइल है अगर उसकी प्रोडक्टिविटी लो है तो टैक्स रेट जो है वो लो रखा जाएगा। सो सॉइल की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग टैक्स रेट डिसाइड किया जाता था। रेवेन्यू वॉज मोर देन 90%। जो टैक्स रेट था वो कितना था, रेवेन्यू रेट वॉज मोर देन 50%। सो 50% से ज़्यादा ही था। द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्सड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 to 40 ईयर्स। 20 से 40 साल के पीरियड के लिए टैक्स रेवेन्यू जो है रेट फिक्स किया जाता था। और उसके बाद एवरी पेजेंट वॉज हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सो हर एक पेजेंट ने, हर एक रियोत ने डायरेक्टली पे करना है गवर्नमेंट को, जैसे आज के टाइम में हम डायरेक्टली इनकम टैक्स पे करते हैं। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेजेंट, एवरी रियोत टू डायरेक्टली पे टू दी गवर्नमेंट। इसी वजह से ये सिस्टम फेल भी हो गया था, बिकॉज इतनी बड़ी एक्सरसाइज उस दौर में करना पॉसिबल नहीं था। हर एक से टैक्स कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। सो दिस वॉज द रीज़न ये सिस्टम उस टाइम पे फेल भी हो गया था। सो ये सिस्टम समझने 3 इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जब हमने इकोनॉमिक कॉजेज़ पढ़े थे इसके 1857 के, तो उसमें ये 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, रेवतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। अब ये इन सिस्टम्स ने किया क्या, बेसिकली आप देख रहे हो तीनों में, एक में टैक्स रेट 87% के आसपास है, 89% के आसपास है। दूसरे में टैक्स रेट 50% से ज़्यादा है, तीसरे में भी टैक्स रेट 50% से ज़्यादा है। सो ऐसा सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करवा दिया था जिसमें कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन कौन लेके जा रहा था, ब्रिटिशर्स लेके जा रहे थे। और पीजेंट या ज़मींदार जो पर्टिकुलरली पीजेंट जो कि लैंड पे काम कर रहा है उसके पास बच कुछ नहीं रहा था। तो दिस वाज द रीज़न कि इकोनॉमिकली कंट्री जो थी वो और ज़्यादा वीक हो रही थी और ब्रिटिशर्स यहाँ से ड्रेन करके ले जा रहे थे सारी की सारी वेल्थ। सो दिस वाज द रीज़न जो नॉर्मल पीजेंट्स थे या एग्रीकल्चर क्लास थी जो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गई
थी। सो ये 3 इंपॉर्टेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं, और अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे जितना इन स्लाइड्स में दिया गया है, जितना इस वीडियो में है, तो आप सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे पेपर में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। जल्दी ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जो रहेगी हमारी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट पे। सो रिवॉल्ट को हम एक तरह से ख़त्म करेंगे उस टॉपिक को, और उसमें ही आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट्स और भी कवर हो चुके हैं। सो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मैं आऊँगा। So till then, take care. Jai Hind.